दोस्तों नमस्कार। पथिक लॉकडाउन वीडियो सीरीज पार्ट 2 में आप सभी का फिर से स्वागत। आज है एपिसोड नंबर 7 और आज हम बात करने वाले हैं उस एक बिहेवियर के बारे में जो हमने कम से कम इस्तेमाल करना चाहिए। अब वो कौन सा बिहेवियर है, आगे जाने से पहले मैं आपको रिमाइंड करना चाहूँगा कि यदि आपने अभी तक चैनल के लिए सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पे क्लिक करना ना भूलिए ताकि आगे के जब एपिसोड्स ब्रॉडकास्ट होंगे आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। और आपको थैंक करना चाहता हूं आप सभी दर्शकों को कि वेरी सून हम लगभग 5000 के सब्सक्राइबर बेस तक पहुंच गए हैं और आपको चैलेंज देना चाहता हूं कि यदि हमारे ये 12 एपिसोड्स का सीरीज़ है, आज हमारा 7वां एपिसोड है, यदि 10वें या 11वें एपिसोड तक हम 10,000 के सब्सक्राइबर बेस तक पहुंचे तो एक सेशन हम लाइव करेंगे। सो दैट्स योर चैलेंज, लेट्स सी इफ यू कैन डू इट। तो हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों आज की वीडियो की तरफ। वो कौन सा एक बिहेवियर है जो हमने कम से कम इस्तेमाल करना चाहिए जिससे हमारे ग्रोथ पे काफ़ी बुरा असर हो सकता है यदि हमने उसका ज़्यादा इस्तेमाल किया तो, और यदि कम से कम इस्तेमाल करें तो ग्रोथ बहुत ही फास्ट हो सकती है। तो हमेशा की तरह मैं आपको 3 एग्जाम्पल देने वाला हूँ और आपको गेस करना है ये बिहेवियर कौन सा है। सबसे पहला एग्जाम्पल है, बहुत इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट थी 2007 में। जोशुआ बेल नाम के बहुत नामचीन वायलिनिस्ट है और उनके एक शो का एक टिकट $1000 का होता है और उनको एक जर्नलिस्ट ने एक एक्सपेरिमेंट तौर पे रिक्वेस्ट किया था कि यूएस के एक मेट्रो रेलवे स्टेशन पे वो परफॉर्म करे एक कैप पहन के, ताकि लोगों को पता ना चले वो जोशुआ बेल है, पर क्वालिटी ऑफ म्यूजिक तो खैर वही रहने वाली थी। तो वो देखना चाहते थे क्या लोग पहचान पाते हैं जोशुआ बेल को और उस क्वालिटी म्यूजिक को, जबकि वो एक रेलवे प्लेटफॉर्म पर सबवे में परफॉर्म कर रहे हैं। और उन्होंने लगभग 1-2 घंटे परफॉर्म किया। इस परफॉर्मेंस के दौरान जिस चीज़ का डर था वही हुआ। लगभग 1000 के करीब लोग वहाँ से गुजरे, उसमें से सिर्फ 27 लोगों ने उनको पैसे दिए और उसमें से सिर्फ 7 लोगों ने वहाँ रुक के थोड़ी देर उनका म्यूज़िक सुना। सोचिए, जिस म्यूज़िक को सुनने के लिए लोग हज़ारों की तादाद में आते हैं और हज़ारों डॉलर्स के टिकट खरीदते हैं, वहाँ 1000 में से सिर्फ 7 लोगों ने उनका म्यूज़िक सुना और लगभग $50 जमा हो गए, वो कमा पाए। उसके ठीक 7 साल बाद फिर एक मेट्रो स्टेशन में जोशुआ बेल ने परफॉर्म किया, पर इस टाइम बहुत डंका बजाया। देयर वाज अ प्रेस कॉन्फ्रेंस, लोगों को पता चला कि लोगों को बताया गया कि जोशुआ बेल परफॉर्म करने वाला है और उस टाइम जैसे कि आप देख रहे हो काफ़ी सारे लोग वहाँ बहुत सारी बड़ी भीड़ जमा हो गई थी। तो क्या आप गेस कर सकते हो मैं किस बर्ताव के बारे में बात कर रहा हूँ? यदि नहीं तो ये दूसरा एग्जाम्पल एक हिस्ट्री का है। आप जानते हो मैं एक हिस्ट्री बफ हूँ, तो हिस्ट्री का एग्जाम्पल तो आना ही था। 1812 में नेपोलियन ने रशिया के ऊपर चढ़ाई की थी, उनको अटैक किया था लगभग 6.5 लाख सैनिकों के साथ, और ये उनकी सबसे बड़ी भूल साबित हुई। बिकॉज जैसे वो अंदर फ्रेंच ट्रूप्स रशिया के अंदर घुसे, रशिया के ट्रूप्स अंदर अंदर चलते गए और उनको अंदर अंदर खींचते गए, उनका पीछा करते करते रशिया के अंदर गए। अब रशियन सैनिक जो थे उन्होंने ऐसे किया, वो आगे बढ़ने से पहले वहाँ के सारे खेत, खाने पीने का सामान, इंफ्रास्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय करके वो आगे बढ़ते थे, ताकि जब फ्रेंच ट्रूप्स वहाँ पहुँचे उनको मिलेगा कुछ नहीं। इनको खाने पीने के प्रॉब्लम्स हो गए और अल्टीमेटली ये मॉस्को तक पहुंचे, रशिया के अंदर तक घुसे और मॉस्को पूरा शहर खाली था, वहां कुछ नहीं था, ना लोग थे, ना इंफ्रास्ट्रक्चर था, ना खाने पीने का सामान था। तो खाली शहर में ये फ्रेंच ट्रूप्स करेंगे क्या, सैनिक करेंगे क्या? नेपोलियन को ऐसे लगा था कि रशियन जार जो है वो समझौता करने के लिए आगे बढ़ेगा, पर ऐसा कुछ नहीं है, कोई आगे ही नहीं आया। और फिर ठंड शुरू हो गई, इनके पास खाने पीने के लिए कुछ था नहीं, तो सारे फ्रेंच ट्रूप्स जो थे, फ्रेंच सैनिक थे, उनके लिए खाने पीने का सामान नहीं था, वो मरने लग गए आउट ऑफ स्टार्वेशन एंड अल्टीमेटली खाली हाथ उनको लौटना पड़ा। और 6.5 लाख में से सिर्फ 22,000 सैनिक वापस आ सके। ये नेपोलियन की सबसे बड़ी भूल साबित हुई। क्या आप अभी गेस कर सकते हो कौन सी बिहेवियर है जिसके बारे में मैं बोल रहा हूँ? यदि नहीं तो ये तीसरा एग्जाम्पल है, और तीसरा एग्जाम्पल है कयामत से कयामत तक फिल्म का, जिससे आमिर खान बने एक ब्लॉकबस्टर हीरो। अब उसकी कहानी ये है कि जब कयामत बना था और वो रिलीज होने वाला था दोस्तों, तब कोई भी डिस्ट्रीब्यूटर ये मूवी खरीदने के लिए तैयार नहीं था। 2 फीडबैक थे। फीडबैक ये था, हीरो बहुत नाटा है, मतलब शॉर्ट है, और ना तो ये एक्शन हीरो है, और म्यूजिक बेकार है। अब उससे पहले अमिताभ बच्चन का दौर था, वो अपने 40s में थे और एंग्री यंग मैन की इमेज जबरदस्त चल रही थी। अमिताभ बच्चन वॉज रूलिंग द रूस्ट। उसके बाद सनी देओल, संजय दत्त, अनिल कपूर, जो हीरोज का इमेज लेके ही मूवी सक्सेसफुल कर रहे थे। और कयामत से कयामत तक में, और यहाँ आए आमिर खान, ना तो एक्शन हीरो थे, ना उनके 6 पैक्स थे, और शॉर्ट थे।
अच्छा, इससे पहले नासिर हुसैन ने जो मूवी बनाई थी, जो मूवी के प्रोड्यूसर थे, उन्होंने संगीत के लिए आर डी बर्मन का इस्तेमाल किया था। आर डी बर्मन ने ही संगीत दिया था। पर इस पर्टिकुलर मूवी के लिए जिनके डायरेक्टर यंग मंसूर खान थे, उन्होंने आनंद मिलिन का इस्तेमाल किया था। तो लोग कह रहे थे म्यूजिक बेकार है और हीरो बेकार है। अब हर एक प्रोड्यूसर, हर एक डिस्ट्रीब्यूटर कह रहा था ये मूवी फ्लॉप होने वाली है। फिर एक दिन आर डी बर्मन को बुलाया गया और उन्होंने म्यूजिक देखा, उन्होंने मूवी देखी और उन्होंने कहा ये म्यूजिक सुपर हिट होगा। अब सोचिए, जिस फिल्म को आर डी बर्मन से छीन कर किसी और को दिया गया, उसी फिल्म का म्यूजिक बहुत बेहतर है, ये जजमेंट कर पाए आर डी बर्मन, एंड इट इज़ अ रेयर क्वालिटी। सो दोस्तों, अब तक आपने गेस कर लिया होगा, जो बिहेवियर के बारे में बोल रहा हूँ वो बिहेवियर है द एबिलिटी टू जज, द नेसेसिटी टू मेक अ ओपिनियन। जजमेंट करना ये बहुत इम्पॉर्टेंट बिहेवियर है, इम्पॉर्टेंट ट्रेट है, और वो कम से कम इस्तेमाल करना चाहिए। हमने कम से कम लोगों को जज करना चाहिए। ये आज के वीडियो का टॉपिक है। अब जजमेंट है क्या दोस्तों? तो डिक्शनरी के तौर पे देखो तो जजमेंट मीन्स, उसके 3 मीनिंग्स है डिक्शनरी में। पहला मीनिंग है कोई भी चीज़ के ऊपर अपना ओपिनियन बनाना और सेंसिबल ओपिनियन बनाना। कोई भी चीज़ के ऊपर सेंसिबल ओपिनियन बनाने से पहले बहुत सोचना। सो बहुत विचार विनिमय करके, सारे फैक्ट्स को जांच के, भांप के, जब कोई सेंसिबल डिसीजन आप लोगे तभी उसको, या ओपिनियन बनाओगे, उसको जजमेंट कहते हैं। या फिर जैसे आमतौर पे हम बोलते हैं कि कोर्ट में जो जज देता है उसको भी जजमेंट कहते हैं। सो इसमें से 3 चीज़ें उभर के सामने आती है। नंबर 1, कोई भी जजमेंट करना बहुत रिस्पॉन्सिबल काम है। कोई भी जजमेंट करना शुड बी डन रियलिटी को भापने के बाद, सारे फैक्ट्स को भापने के बाद। एंड नंबर 3, ये निष्पक्ष होके करने वाला काम है। यू कैन नॉट टेक एनी साइड्स। अब होता ऐसे है, जब भी आप कोई जजमेंट देते हो तो आप ऑटोमेटिकली एक सुपीरियर पोजीशन पे चले जाते हो। जैसे कि अंपायर है, जब अंपायर जजमेंट देता है तो फिर सामने विराट कोहली और सचिन तेंदुलकर, उनको जजमेंट मानना ही पड़ता है। तो जजमेंट देने वाला आदमी ऑटोमेटिकली एक सुपीरियर पोजीशन पे चला जाता है, और यहीं पे सबसे बड़ा ट्रैप है। इसीलिए मुझे लगता है दोस्तों, हम सब भी लेफ्ट, राइट एंड सेंटर ए नॉन सेंसिकल, हमने कहा था जजमेंट इज अ वेरी सेंसिबल डिसीजन एंड इट शुड बी डन आफ्टर लॉट ऑफ थॉट, मतलब बहुत सोच समझ के जजमेंट देना चाहिए। बट हम में से कई लोग विदाउट थिंकिंग नॉन सेंसिकल जजमेंट्स करते रहते हैं। हम लेफ्ट, राइट एंड सेंटर लोगों को जज करते रहते हैं, उनके बारे में ओपिनियन बनाते रहते हैं। लाइक फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू, आदमी दिखता कैसे है, वो कपड़े कैसे पहनता है, कौन से प्रोफेशन में है, कितने पैसे कमाता है, क्या खाता है, हर एक चीज़ के ऊपर हम हमारा ओपिनियन देते रहते हैं, एंड विच इज़ नॉट वेरी गुड। अब ये गुड क्यों नहीं है दोस्तों? बिकॉज मूवमेंट आप कोई भी ओपिनियन बनाते हो तो आप निष्पक्ष नहीं रहते। सो यू लूज योर फ्रीडम। आप किसी एक साइड हो जाते हो, आपके दिमाग में एक स्टोरी बन जाती है, और फिर आपके ऊपर जिम्मेदारी बन जाती है उस स्टोरी को डिफेंड करने की। बहुत कम लोग होते हैं जिन्होंने रॉन्ग ओपिनियन बनाने के बाद भी वो अपनी गलती एक्सेप्ट करते हैं और वो ओपिनियन चेंज करने को तैयार होते हैं। सो चांसेस आर कि वंस यू टेक अ साइड, यू हैव टू स्टिक टू दैट साइड। नंबर 1। नंबर 2, उसके बाद जैसे जैसे आप अपनी पोजीशन को डिफेंड करने लगते हो, तब वैसे वैसे आप रियलिटी से दूर चले जाते हो। अब रियलिटी से आप जितना दूर जाओगे, उतना गलत डिसीजन लेने के चांसेस बढ़ जाते हैं। जितने आप गलत डिसीजंस लोगे, उतनी आपकी क्रेडिबिलिटी कम होती है, और जैसा टाइम आगे बढ़ेगा, आपका कॉन्फिडेंस भी कम होने की संभावना बहुत ज्यादा है। इसीलिए दोस्तों, हमने जजमेंट कम से कम करना चाहिए। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। समझो आपके पास एक छुरी है, आपको बर्थडे केक कटिंग करना है, बट उसी छुरी से बर्थडे केक काटने से पहले आप एक चिली को, मतलब एक आप मिर्ची को काटते हो, उसके बाद आप एक करेले को काटते हो, उसके बाद आप उसी छुरी से बिना धोए एक नींबू को काटते हो, फिर उसी छुरी से बिना धोए आप एक टमाटो को काटते हो, और उसके बाद केक काटते हो। तो केक की टेस्ट नहीं बदलेगी? डेफिनेटली बदलेगी। जैसे केक की टेस्ट बदलती है बिकॉज वो छुरी इज स्मज्ड और स्मियर्ड बाय, जैसे मिर्ची की तीखी टेस्ट उसमें आ जाती है, करेले का कड़वापन आ जाता है, तो केक की टेस्ट भी बदल जाएगी। उसी तरह से जब आपका इंटेलेक्ट स्मियर्ड बाय टेकिंग अ लॉट ऑफ डिसीजंस व्हिच आर नॉनसेंसिकल, देन आप जो भी डिसीजन लोगे वो डिसीजन गलत होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इसीलिए कम से कम डिसीजन लेना बहुत नेसेसरी है। समझो जो छुरी है वो आपका इंटेलेक्ट है, एंड यू हैव टू मेंटेन द शार्पनेस ऑफ दिस छुरी ऑफ योर इंटेलेक्ट। कई बार ऐसे होता है कि रियलिटी को देखते समय हम अपने इमोशंस के, हमारे इनसिक्योरिटीज़ के, हमारे पुराने बैड एक्सपीरियंस के, हमारे नॉलेज के, हमारे इग्नोरेंस के, हमको जो तकलीफ होती है, उन सारे फिल्टर्स से हम रियलिटी को देखते हैं और हम गलत ओपिनियन बनाते हैं। इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा तौर पे वी शुड अरेस्ट द टेम्पटेशन। हमने कम से कम
जजमेंट करना चाहिए, कम से कम ओपिनियन बनाना चाहिए और सिर्फ ऑब्जर्व करना चाहिए। आप जितना ज़्यादा ऑब्जर्व करोगे और जितना फैक्ट्स को एब्जॉर्ब करोगे उतने आप सही डिसीजन लेने के पोजीशन में रहोगे। मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहता हूँ। जैसे मैं MBA क्लास में जब था तो हमारा पर्सनल मैनेजमेंट का फर्स्ट लेक्चर था और हमारे लेक्चर जैसे अंदर आए बड़े फनी थे ऐसे हमको लगा, बिकॉज उनकी अंग्रेजी ठीक नहीं थी। वो 1-2 सेंटेंस अंग्रेजी बोलने के बाद 3-4 सेंटेंस मराठी में बोलते थे, फिर संत तुकाराम, संत नामदेव उनको कोट करना शुरू करते थे। तो हम तो हंसने लग गए, ऐसे इस जोकर को इंग्लिश नहीं आता और ये हमको क्या सिखाएगा। कई स्टूडेंट्स का मजाक भी उड़ाने लगे, बट वो 40 मिनट तक विद द सेम एनर्जी सिखाते रहे और 40 मिनट के बाद पूरे के पूरे क्लास ने उनको स्टैंडिंग ओवेशन दिया दोस्तों। सो वी वर रॉन्ग इन जजिंग हिम एंड वी शुड नॉट डू इट। इसीलिए मैं कहता हूं कि आपको कभी भी किसी के बारे में भी नॉनसेंसिकल, बिना सोचे समझे, बिना फैक्ट्स गैदर किए ओपिनियन देने का टेम्पटेशन भी आया तो अपने आप को मन में 3 सवाल पूछिए। नंबर 1, क्या मेरा ओपिनियन बनाना नेसेसरी है? क्या किसी ने वो मांगा है? क्या इस ओपिनियन से किसी को वैल्यू ऐड होगी? अगर ये तीनों सवालों के उत्तर ना होंगे दोस्तों, तो मेरा तो एडवाइस यही होगा कि अपना फाटक बंद रखिए। मतलब प्लीज शट अप एंड डोंट गिव आउट दैट ओपिनियन। यू आर हेल्पिंग योर सेल्फ मोर देन एनीबडी एल्स। आप अपने आप को हेल्प कर रहे हो किसी और को हेल्प करने से भी बहुत ज़्यादा। हमारे हिसाब से दोस्तों कोई भी जजमेंट या कोई भी ओपिनियन बनाना इज लाइक अ गन। आपके पास बंदूक होगी ना तो आपको बहुत पावरफुल फीलिंग होता है और आपको लगता है कि ये अगर मैं किसी के ऊपर तान लूँ तो सामने वाला डर जाएगा, आई विल बी इन अ सुपीरियर पोजीशन। और इसीलिए हम भी जजमेंट देते रहते हैं, बिकॉज वी कम इन अ सुपीरियर पोजीशन, वी आर टेलिंग अदर्स। हम दूसरों को कहते रहते हैं तू ऐसा है, आपको ऐसे सुधारने की जरूरत है, यू कम ऑन अ पेडेस्टल। बट बंदूक का इस्तेमाल भी बहुत सोच समझ के किया जाना चाहिए। आपके पास है इसका मतलब ये नहीं आपने उसका इस्तेमाल करना चाहिए। उसी तरह से आप जज कर सकते हो, उसका मतलब ये नहीं आपने करना चाहिए। कम से कम इसका इस्तेमाल कीजिए। मैं एंड करना चाहता हूँ एक बहुत बढ़िया स्टोरी से जो मैं अपने क्लास में बहुत टाइम सुना चुका हूँ, आप आज वापस दोहरा रहा हूँ। तो एक फार्मर था और उनके पास एक घोड़ा था और एक दिन वो घोड़ा भाग गया। अब उनके दोस्तों ने कहा यार कितना बुरा नसीब है तेरा, एक घोड़ा था वो भी चला गया। उसने कहा हाँ शायद। नेक्स्ट डे वो घोड़ा वापस आया और आते समय और एक घोड़े को ले आया। अब ये वाइल्ड हॉर्स था, जंगली घोड़ा था। बड़े भी फार्मर के पास 2 हॉर्सेस हो गए। तो उसके दोस्तों ने कहा वाह बढ़िया, एक दिन तेरा एक हॉर्स चला गया और अब तेरे पास 2 घोड़े, एक तो मुफ्त घोड़ा मिल गया, तेरा नसीब बहुत अच्छा है। उसने कहा शायद। फिर उसके दूसरे दिन उस फार्मर का जो 16 साल का बेटा था वो नए घोड़े के ऊपर घुड़सवारी करने की कोशिश करने गया और उस नए घोड़े ने उसको लात मारी और उसको नीचे गिरा दिया और उसका पैर टूट गया। अब सारे दोस्तों ने आके कहा क्या तेरा बुरा नसीब है यार, एक घोड़ा तो मुफ्त मिल गया मगर तेरा बेटा बेचारा इंजर्ड हो गया, तेरा नसीब बहुत बुरा है। फार्मर ने फिर कहा शायद। अब एक हफ्ते बाद ऐसा हुआ कि युद्ध शुरू हुआ और राजा ने कहा कि हमको सैनिक कम पड़ रहे हैं, तो हर घर में जितने जितने जवान बच्चे हैं उनको दे हैव टू बी अ पार्ट ऑफ द आर्मी, उनको आर्मी में शामिल होना पड़ेगा। तो सब जवान बच्चों को ले गए आर्मी में, मगर इस फार्मर के बेटे को ना ले जा सके बिकॉज वो इंजर्ड था, वो बेड रिडन था। तो दोस्तों ने कहा यार तेरा नसीब अच्छा है, तेरा बेटा तो घर पे है, इंजर्ड है मगर घर पे है, हमारे बेटे तो चले गए युद्ध पे, तेरा नसीब अच्छा है। फार्मर ने फिर कहा शायद। और हमने भी लाइफ को इसी तरीके से लेना चाहिए। हर एक चीज़ के ऊपर ओपिनियन बनाने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। जस्ट टेक लाइफ एज इट कम्स, जस्ट चिल आउट, जस्ट बी कूल, डील विद द रियलिटी। डोंट बी ऑप्टिमिस्ट, डोंट बी अ पेसिमिस्ट, जस्ट बी अ रियलिस्ट। एंड जब नेसेसरी है तभी जजमेंट दीजिए। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो कमेंट्स में मेंशन कीजिए एंड 10,000 सब्सक्राइबर का टारगेट मत भूलिए। अगर आपने वो पूरा किया तो वी विल हैव अ लाइव सेशन। थैंक यू वेरी मच और फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में। बाय बाय फॉर नाउ।